हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है, और अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्नोट थ्योरम के बारे में, और इससे रिलेटेड एक कोरोलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तक का जो भी डिस्कशन हुआ है, चूँकि आप लोग की प्रेजेंस में देखता हूँ काफ़ी कम रहती है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि आप क्लास अटेंड ही नहीं करना चाहते, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के पास कनेक्टिविटी की समस्या हो, स्मार्टफोन ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपके जो भी क्लासेस हो रहे हैं, ये क्लासेस के जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, उन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है। आप में से बहुत से बच्चे जानते भी हैं कि एक चैनल है जिसको मैं एडमिनिस्ट्रेट करता हूँ। उस चैनल पे ये सारे वीडियो डाले गए हैं। तो अगर आपके कुछ साथी ऐसे हों जो कि लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हों ड्यू टू सम रीजन, मान लीजिए कि उनके पास जो स्मार्टफोन है वो घर पे है, वो उनके पेरेंट्स इस्तेमाल करते हो, शाम को भी अगर मान लीजिए उनके पास वो अवेलेबल हो जाता है कभी भी, वो या किसी और तरीके से वो अरेंज कर सकते हो, तो वो वीडियोस जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, ताकि उनके सब्जेक्ट कंटेंट उन तक पहुंच जाए और उनकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। ओके, तो फिर आज स्टार्ट करते हैं कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम के बारे में डिस्कशन एक बार प्रायर भी हुआ है, लेकिन चूंकि गैप ज़्यादा हो जाता है तो इसको रिवाइज करना ही उचित रहता है। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्नोट थ्योरम के बारे में, और ये स्टैब्लिश करने के लिए कि कार्नोट इंजन जो है वो एक रिवर्सिबल इंजन है और ये एक आइडियल इंजन है। तो ऑब्वियसली अगर इसको आप रिवर्सिबल और आइडियल इंजन कह रहे हैं, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो एफिशिएंसी किसी भी और इंजन की तुलना में सबसे ज़्यादा होगी। तो स्वाभाविक बात है कि आप इसको दो तरह से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। एक तो वो जो प्रैक्टिकल इंजन्स होते हैं, जो अवेलेबल इंजन्स होते हैं, उनसे तुलना कर सकते हैं, और एक थ्योरेटिकल इंजन से तुलना कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल इंजन का मतलब क्या हो गया कि आप इरिवर्सिबल इंजन से आप उनको कंपेयर करिए, और थ्योरेटिकल इंजन से मतलब क्या हो गया कि किसी दूसरे रिवर्सिबल इंजन से कंपेयर कीजिए, क्योंकि कार्नोट इंजन स्वयं में एक रिवर्सिबल इंजन है। इस आधार पर कार्नोट ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक स्टेटमेंट दिया, जिसको आज हम कार्नोट थ्योरम के नाम से जानते हैं। उसको कई तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन उसका सार यही है कि सबसे एफिशिएंट इंजन कार्नोट इंजन ही होगा। ठीक, तो इसको पहले हम एक तरीके से क्या क्या देखते हैं। वो क्या है कि नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन रिजर्वायर्स कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम रिजर्वायर। यानी कि सेम रिजर्वायर्स के बीच में काम करने वाले, सेम रिजर्वायर का मतलब हीट सोर्स और हीट सिंक, सेम रिजर्वायर्स के बीच में काम करने वाले अगर कई सारे इंजन हो और उसमें से कार्नोट इंजन भी हो, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कार्नोट इंजन होगा, और कोई भी दूसरा इंजन कार्नोट इंजन से ज्यादा, नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द टू गिवन रिजर्वायर, इससे ज्यादा कैन बी मोर एफिशिएंट, इससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब आप स्टेटमेंट देते हैं कि कोई भी इंजन जो है कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता, तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये एक कंडीशन लगाई गई है कि वो सभी इंजन जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं वो एक जैसी कंडीशन में, एक जैसी कंडीशन का मतलब क्या है, सिमिलर कंडीशन का मतलब क्या है कि उनका जो हीट सोर्स और जो हीट सिंक है वो सेम है। सेम मीन्स सेम टेम्परेचर वाला ही है सभी इंजन के लिए। तभी आप कंपेयर कीजिए, सेम कंडीशन में रख के कंपेयर कीजिए, और तब कहिए कि कोई भी दूसरा इंजन कार्नोट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट इंजन नहीं हो सकता। ठीक, इसी बात को सेम स्टेटमेंट को एक दूसरे तरीके से भी कहा जाता है, जो ज़्यादा शॉर्ट है और थोड़ा सुनने में ज़्यादा आसान सा लगता है। तो उसको स्टेटमेंट को भी हम दोबारा एक बार कह के देखते हैं कि ऑल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर्स, द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी। यानी कि सेम टेम्परेचर का मतलब किसका, सोर्स और सिंक का, एक का T1 एक का T2, सेम सोर्स और सेम सिंक जिनके टेम्परेचर T1 T2 है के बीच में काम करने वाले जितने भी इंजन होंगे, उनमें से रिवर्सिबल कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा।
वही बात है, कहने के तरीके में अंतर है। इसी बात को अगर एक एक्सप्रेशन से लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे, ईटा, ईटा इज आप जाते हैं डिनोट करते हैं एफिशिएंसी को ईटा से। ईटा आई का मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ द इरिवर्सिबल इंजन, और ईटा आर का मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन। तो इस कार्नोट थ्योरम के हिसाब से एक इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से या तो कम हो सकती है या बराबर हो सकती है। ठीक, तो अब जरा दो बातें होगी, कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, तो जरा इसको भी अलग अलग समझ लें, कब कम होगी कब बराबर होगी। अगर देखिए दूसरा इंजन इरिवर्सिबल इंजन है तब तो कम ही होगी, लेकिन अगर दूसरा भी रिवर्सिबल इंजन है तो फिर आप कह सकते हैं कि इक्वल होगा। ठीक है, और इस बात को इक्वल होगा, इस बात को आगे हम एक और थ्योरम की मदद से समझेंगे जिसको हम कहते हैं कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम। थोड़ी देर बाद को डिस्कशन करते हैं। तो यानी कि अभी हमें क्या डिस्कस करना होगा, ईटा आई लेस देन ईटा आर, यानी किसी भी दूसरा प्रैक्टिकल इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल कार्नोट इंजन की तुलना में कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस बात को, स्टेटमेंट को जरा देख लेते हैं। देखिए सेम रिजर्वायर्स इस्तेमाल किया जा रहे हैं, हीट सोर्स है, इसका टेम्परेचर T1 है, एक हीट सिंक नीचे बॉटम में देखिए दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर T2 है, हीट सोर्स हीट सिंक, और सेम सोर्स और सिंक के बीच में दो इंजन लगे हुए हैं, एक है लगा हुआ इरिवर्सिबल इंजन और एक ये लगा हुआ है रिवर्सिबल इंजन। तो आर से ही आप पहचान जाएंगे कि ये स्वाभाविक है कि कार्नोट इंजन होगा। ठीक है, ये कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है, और ये इरिवर्सिबल इंजन है, प्रैक्टिकल इंजन। ठीक है, तो पहले रिवर्सिबल इंजन की बात करते हैं। ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है। यहाँ पर हमने मॉड लगा दिया इस वजह से क्योंकि हम साइन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, साइन नोटेशन को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। ओके, सो रिवर्सिबल इंजन Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है और W अमाउंट ऑफ वर्क करता है, इंजन को करना भी चाहिए, और बचा हुआ जो भी हीट है कितना बचेगा, Q1 माइनस W, Q2 भी कह सकते थे पर यहाँ अवॉइड कर रहे, Q2 नहीं कह रहे। बचा हुआ जो एनर्जी है Q1 माइनस W, उसको वो हीट सिंक को रिजेक्ट कर देता है। तो ये रिवर्सिबल इंजन का 3 स्टेप प्रोसेस हमें कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी रिवर्सिबल इंजन के लिए कहा, इसी तरीके से हम कहते हैं इरिवर्सिबल इंजन के लिए। ये Q1 प्राइम, प्राइम लगा दिया, ध्यान दीजिएगा, Q1 प्राइम अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से लेता है और W अमाउंट ऑफ वर्क करता है। तो यहाँ देखिए, गौर कीजिए, दोनों इंजन से समान वर्क ही कर रहे हैं, क्योंकि समान वर्क करेंगे तभी तो ये कंफ्यूजन पैदा होगा, मुझे समान वर्क कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी तो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि नहीं, इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी समान काम करने के बावजूद और समान रिजर्वायर्स होने के बावजूद भी इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन से तुलना में कम होती है। वो एंड में आप समझ पाएंगे। चलिए फिर से आते हैं वापस। सो Q1 प्राइम अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से इरिवर्सिबल इंजन लेता है, W अमाउंट ऑफ वर्क करता है, और बचा हुआ जो हीट है Q1 प्राइम माइनस W, इसको वो हीट सिंक को रिजेक्ट कर देता है। ठीक, तो ये एक सिंपल हमारा रिवर्सिबल इंजन और इरिवर्सिबल इंजन का 3 स्टेप प्रोसेस करने का तरीका हुआ। तो इस बात को जरा एक टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टेबल के फॉर्म में देखिए लिखा हुआ, कार्नोट इंजन के लिए क्या लिखा है, मैंने बोल पहले ही चुका हूं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एब्जॉर्ब्स हीट Q1 फ्रॉम द हीट सोर्स, परफॉर्म वर्क W, रिजेक्ट हीट Q1 माइनस W टू हीट सिंक। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ईटा आर इज इक्वल टू W बाई Q1। तो ये फार्मूला तो आपका पहले कार्नोट इंजन पढ़ाते समय मैंने बताई है कि एफिशिएंसी का जो ओरिजिनल फार्मूला क्या है, यूजफुल वर्क डन अपॉन द हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब कितना है, Q1, और यूजफुल वर्क डन कितना है, W, तो W अपॉन Q1। चलिए एक टेबल का एक हिस्सा हो गया, लेफ्ट कॉलम हो गया। अब राइट कॉलम देखते हैं, इरिवर्सिबल इंजन। ये क्या करता है, ये Q1 प्राइम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से, और ये भी उतना ही वर्क करता है, W अमाउंट ऑफ वर्क करता है, और शेष बचा हुआ हीट रिजेक्ट कर देता है Q1 प्राइम माइनस W टू हीट सिंक। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उसी तरह का फॉर्मूला लगा दिया, ईटा आई इक्वल टू W अपॉन Q1 प्राइम। ओके, सो अब ये दो एफिशिएंसी की हमारे पास फार्मूले हो गए। हमने यहाँ दोबारा एक जगह पे लिखा है, ईटा इक्वल टू W अपॉन Q1 एंड ईटा आई इक्वल टू W अपॉन Q1 प्राइम। ठीक, चलिए अब हमको तो पता ही नहीं कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है किसकी एफिशिएंसी कम है, तो हमने एक वाइल्ड गेस किया कि दोनों ही वर्क बराबर ही कर रहे हैं,
हो सकता है कि इरिवर्सिबल इंजन आई की एफिशिएंसी ज्यादा हो, ये गैस है। इसी को बात को यहाँ देखिए लिखा भी है, लेट अस अज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन आई कौन, इरिवर्सिबल इंजन, आई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर। ठीक, तो अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, ईटा आई इज ग्रेटर देन ईटा आर। ये यहाँ पर सेकंड लाइन में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक, अब ईटा आई की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ईटा आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या हो गया, W अपॉन Q1 प्राइम इज ग्रेटर देन W अपॉन Q1। ठीक, अब अगर W इक्वल है और आप इसको रीअरेंज करें तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, जानते हैं क्या हो जाएगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q1 प्राइम, Q1 इज ग्रेटर देन Q1 प्राइम। अब इस बात को दिमाग में थोड़ी देर के लिए आप रोके रखिएगा, हम अब थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी कुछ और डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी तक आपने देखा था कि इरिवर्सिबल इंजन भी इंजन था, रिवर्सिबल इंजन भी इंजन था। ठीक है, और रिवर्सिबल इंजन कौन था, कार्नोट इंजन था। आप जानते हैं कार्नोट इंजन को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाया जाए तो वो क्या हो जाता है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया कि जो कार्नोट इंजन आर था उसको रेफ्रिजरेटर बना दिया। ठीक, अब उसको डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क की आवश्यकता होती है, आपको याद ही, रेफ्रिजरेटर को तो वर्क की आवश्यकता होती है, तो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क की आवश्यकता है, और इरिवर्सिबल इंजन क्या करता है, वो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क ही प्रोड्यूस करता है। देखिए कितना बढ़िया, जितना वो प्रोड्यूस करता है इरिवर्सिबल इंजन, उतना ही आवश्यकता है रिवर्सिबल कार्नोट रेफ्रिजरेटर को। अब रेफ्रिजरेटर कहेंगे, इंजन नहीं कहेंगे। ठीक है, सो ये जो एरो है बीच वाला, एक्सटेंड कर दिया गया आई से लेकर आर तक, कि ये जितना डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो सब किसको चला जा रहा है, रिवर्सिबल कार्नोट रेफ्रिजरेटर को चला जा रहा है। ठीक, अब जरा सा जो पूरी कहानी थी उसको दोबारा देखते हैं। देखिए, इरिवर्सिबल इंजन Q1 प्राइम पहले की तरह हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 प्राइम माइनस W अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है हीट सिंक को। W का क्या हुआ, जो वर्क किया वो W वर्क किसको दे रहा, कार्नोट रेफ्रिजरेटर को दे रहा है। ठीक, और कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, ये W अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है और Q1 माइनस W अमाउंट ऑफ हीट सिंक से एब्जॉर्ब कर रहा है। एरो का डायरेक्शन देखिए बदल गया, रेफ्रिजरेटर है तो अब कहेंगे कि हीट सिंक से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कुल कितनी एनर्जी इसके पास आ गई, W प्लस Q1 माइनस W, ये दोनों आप ऐड कर लीजिए तो क्या बचेगा, कितना हीट बचेगा, Q1 बचेगा, और ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो रिजेक्ट कर रहा है किसको, सोर्स को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक, इस तरह के सिस्टम को एक हम नाम देते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम या सेल्फ कंटेन्ड मशीन। क्यों, क्योंकि इसमें इंजन आई और रेफ्रिजरेटर आर वो कपल्ड हो गए, और जितना रेफ्रिजरेटर को वर्क की आवश्यकता है वो इंजन, रिवर्सिबल इंजन, उतना वर्क उसको सप्लाई कर रहा है। तो यानी कि इरिवर्सिबल इंजन को अपना वर्क किसी और को देने की आवश्यकता नहीं, जितना वो वर्क करना चाहता है वो रिवर्सिबल इंजन पे करता है और रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर पे करता है, और रेफ्रिजरेटर को कहीं से वर्क लेने की आवश्यकता नहीं, कि जितनी उसको आवश्यकता है वो इरिवर्सिबल इंजन उसको दे रहा है। इसलिए एक तरीके से क्या है, ये सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम हो गया। ठीक है, ओके, तो जरा अगर सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम है तो वर्क की तो कहीं कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, जितना उसने पैदा किया उतना उसने ले लिया। तो एक्चुअली अब पीछे के सिस्टम में क्या हो रहा है, अगर आपको पीछे के फिगर पे दोबारा चाहे तो दिखा देता हूं, फिर से एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, द नेट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हीट सिंक, हीट सिंक से कुल कितना हीट एक्सट्रैक्ट की गई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा सा पीछे जाके देखते हैं कितना हीट एक्सट्रैक्ट की गई। एक एरो ऊपर है और एक एरो नीचे, जो ऊपर है उसको हम कहेंगे कि हीट एक्सट्रैक्ट की गई, और जो ऊपर नहीं है वो, जो नीचे की ओर है वो क्या की, हीट रिजेक्ट की गई। ठीक है, तो हीट एक्सट्रैक्टेड कितना है, Q1 माइनस W, और हीट रिजेक्टेड कितना है, Q1 प्राइम माइनस W। तो नेट अगर निकालना हो, टोटल कितना हीट इसने लिया सिंक से, कितना लिया, तो क्या करेंगे, Q1 माइनस W माइनस Q1 प्राइम माइनस W, और देखिए इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, Q1 माइनस W माइनस इन ब्रैकेट Q1 प्राइम माइनस W। पहली बात आपको समझ आ गई होगी, मैं एक बार फिर से फिगर दिखा सकता हूँ, लेकिन इसको जरा पहले सॉल्व कर ले।
डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, Q1 माइनस Q1 प्राइम, इतना बचेगा। ठीक, जरा सा पीछे आकर एक बार फिर से फिगर देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ इतना ही हीट एक्सट्रैक्ट होगा। ये वाला हिस्सा एक्सट्रैक्ट हुआ और ये रिजेक्ट हुआ, तो नेट में क्या करेंगे, ये तो प्लस रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस, डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, Q1 माइनस Q1 प्राइम। चलिए ये तो हो गई कहानी। अब जरा दूसरी लाइन पढ़ते हैं। वो है कि कितना हीट, द नेट हीट रिजेक्टेड टू द हीट सोर्स, या हीट रिजर्वायर की बात है, द नेट हीट रिजेक्टेड टू द हीट रिजर्वायर, वो कितना हो जाएगा, जरा फिगर में जाकर फिर से देखिए। देखिए Q1 इसने रिजेक्ट किया और Q1 प्राइम ले लिया, तो नेट कितना हुआ, Q1 माइनस Q1। आई होप आपको यहां तक का ये हिस्सा समझ आएगा। ये जो लाइन आपको बताई जा रही है ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और आगे का डिस्कशन इसी पर आधारित रहेगा। ठीक है, ओके, तो वापस आते हैं उसी स्लाइड पर। तो ये भी कितना क्वांटिटी हो गया, Q1 माइनस Q1 प्राइम। तो आप देखिए, अब यहीं पर देखिए आपको नोटिस करना है कि जितना हीट सिंक से हीट ली गई वो है Q1 माइनस Q1 प्राइम, और जितना सोर्स को रिजेक्ट की गई वो है Q1 माइनस Q1 प्राइम, यानी जितनी ली गई उतनी ही रिजेक्ट कर दी गई। ठीक, इससे गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ क्या हो गई, वो गड़बड़ ये हो गई कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है लेकिन आपने पढ़ा होगा 11th में, मैं आपको इस आर्टिकल के बाद वही पढ़ाने वाला हूं, उसका वायलेशन हो जाएगा। कैसे, मैं भी बात करता हूं। हुआ क्या कि द इफेक्ट ऑफ दिस सेल्फ कंटेन्ड मशीन इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम हीट सिंक टू हीट रिजर्वायर विदाउट वर्क बीइंग डन बाय द सराउंडिंग। यानी कि पूरा का पूरा हीट सेल्फ कंटेंट सिस्टम में क्या हुआ कि पूरा का पूरा हीट जो है, सेल्फ कंटेंट मशीन जब कह रहे थे मतलब दोनों मिलाकर, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल मिलाकर, ठीक है, कि इसने क्या किया कि जितना हीट सिंक से लिया उतना ही हीट सोर्स को दे दिया, और सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं रहा, ना सराउंडिंग को वर्क किया ना सराउंडिंग से वर्क लिया। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये इस मशीन ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट किया। क्यों, क्योंकि सेकंड लॉ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी इंजन या कोई भी मशीन 2 स्टेप प्रोसेस नहीं कर सकती, उसे कम से कम 3 स्टेप प्रोसेस करना पड़ेगा। 3 स्टेप का मतलब उसे हीट लेना होगा, वर्क करना होगा और बचा हुआ हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। यानी 3 स्टेप हो गए, हीट लेना फर्स्ट स्टेप, वर्क करना सेकंड स्टेप, हीट रिजेक्ट करना थर्ड स्टेप। क्या 2 स्टेप में हो सकता है हीट ले और हीट रिजेक्ट कर दे? नहीं हो सकता। क्या हीट ले और केवल वर्क करे और रिजेक्ट ना करे? नहीं हो सकता। क्या वर्क करे और रिजेक्ट करे और हीट ना ले? नहीं हो सकता। ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? 3 स्टेप, हीट एक्सट्रैक्ट करे सोर्स से, कुछ यूजफुल वर्क करे और बचा हुआ हीट को वो रिजेक्ट कर दे सिंक को, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ तो 2 स्टेप प्रोसेस हो गया कि वो हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है Q1 माइनस Q1 प्राइम और उतना ही हीट रिजेक्ट कर दे रहा है Q1 माइनस Q1 प्राइम। सो एक स्टेप तो वर्क वाला रह गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमने ओरिजिनल एजम्पशन लिया था, ओरिजिनल एजम्पशन क्या था कि द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, वो क्या है? वो फॉल्स है, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो गलत है तो फिर बचा क्या? आप जानते हैं कि 2 क्वांटिटी के बीच में 3 ही रिलेशन हो सकते हैं, या तो क्वांटिटी छोटी होगी या बराबर होगी या बड़ी होगी। तो ये तो तय हो गया कि बड़ी तो नहीं है, ईटा आई ईटा आर से बड़ी तो नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि सेकंड लॉ का वायलेशन हो गया और सेकंड लॉ का वायलेशन कोई मशीन कर नहीं सकती। तो बड़ी तो नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? या तो छोटी होगी या इक्वल होगी। तो कार्नोट थ्योरम क्या हो गया? ईटा आई इज लेस देन और इक्वल टू ईटा आर। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्नोट थ्योरम। अब इसी से जुड़ा हुआ, मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक और इसका क्या कहते हैं, उप प्रमेय जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम। ठीक, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर सेम रिजर्वायर्स के बीच में, अब सेम रिजर्वायर का मतलब आप समझ गए होंगे, सोर्स एंड सिंक, सेम रिजर्वायर के बीच में कई सारे कार्नोट इंजन काम कर रहे हो,
अब यहाँ इरिवर्सिबल इंजन की बात नहीं हो रही है, कार्नोट इंजन की बात हो रही है। कार्नोट इंजन रिवर्सिबल होता है, तो सभी के सभी रिवर्सिबल इंजन। कई सारे अगर कार्नोट इंजन काम कर रहे हों तो उन सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी, उन सबकी एफिशिएंसी एक ही होगी। ठीक, सो इसको भी जरा प्रूफ कर लेते हैं। देखिए इस फिगर को पहले देखिए, अब देखिए बिल्कुल मिलते जुलते फिगर है, पर एक बड़ा बारीक सा अंतर है। क्या, अब आई नहीं है, दो रिवर्सिबल इंजन है, एक है R1 एक है R2। रिवर्सिबल का मतलब दोनों कार्नोट इंजन है, ठीक है। और ये कैसे हैं, आपने कैसे इस फिगर को बनाया, इनको बनाया सेल्फ कंटेंट मशीन बनाया, यानी एक को तो इंजन माना, जैसे कि यहाँ पर R1 को इंजन माना और R2 को रेफ्रिजरेटर मान लिया, लेकिन रिवर्सिबल तो दोनों ही है, ठीक है। और सेल्फ कंटेंट सिस्टम में क्या होता है, एक इंजन होता है और एक रेफ्रिजरेटर होता है। तो क्या कर रहा है, पहली बार R1 R2 को ड्राइव कर रहा है। ड्राइव करने का मतलब क्या हो गया कि R1 R2 को वर्क दे रहा है, मतलब उसको उसके ऊपर वर्क कर रहा है, और R2 R1 से वर्क ले रहा है। अपना बेटा बीच में हैंड रेज ना करिए, आप एंड में क्वेश्चन पूछने के लिए मैं आपको समय दूंगा, ठीक है। ओके, सो अगर R1 R2 को ड्राइव कर रहा है, तो अभी हम लोगों ने जो कार्नोट थ्योरम में एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, ईटा आई इज लेस देन और इक्वल टू ईटा आर, इसको दिमाग में रखिएगा। अगर ऐसा है कि इंजन रेफ्रिजरेटर को चला रहा है और इंजन है R1 और रेफ्रिजरेटर है R2, तो क्या होगा, ईटा R1 विल बी लेस देन और इक्वल टू ईटा R2। अभी हमने सीखा है कार्नोट थ्योरम में, ठीक। अब जरा सा एक और बात करते हैं, उल्टा कर दिया गया है। इस फिगर को बनाने में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, सॉरी, आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैं बाद में कर दूंगा। ये इसको R1 नहीं, इसको हम आप R2 कहना चाहते हैं, मुझे चेंज करना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर। ये R2 होगा और ये R1 होगा, ठीक है। इसको R1 समझ लीजिए, उल्टा लिख गया है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अब बीच में मैं करेक्शन नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ओके, तो अगर ये R1 है और ये R2 है अगर, तो फॉर्मूला पलट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ईटा R2 इज लेस देन और इक्वल टू ईटा R1। पहले क्या था जरा देखिए, पहले ईटा R1 लेस देन और इक्वल टू ईटा R2। तो अब ये बताइए, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दो इंजन की एफिशिएंसी, एक R1 एक R2, कार्नोट इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है, दोनों की एफिशिएंसी एक दूसरे से कम भी हो, ज्यादा भी हो और बराबर भी हो? ये तो संभव नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, इट कैन नॉट बी बोथ लेस देन और इक्वल टू और एज वेल एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब दोनों हो जाए। तो यानी कि कम भी हो, ज्यादा भी हो, बराबर भी हो, ये तीनों नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, तो हो सकता है क्या कि दोनों बराबर हों, यानी ईटा R1 इक्वल टू ईटा R2, ठीक है। सो जो कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कई सारे कार्नोट इंजन अगर सेम रिजर्वायर्स के बीच में काम कर रहे हो तो उन सभी की एफिशिएंसी सेम होगी, इक्वल होगी। यही बात यहाँ पर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक करेक्शन मैंने फिगर में बताई, वो आप कर लीजिएगा, वीडियो में भी कर लीजिएगा, मैं बाद में अपने वीडियो में कर दूंगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आर्टिकल बार बार घूम फिर कर आपके पास आने वाला, कम से कम 4 बार आने वाला है, और उसका नाम है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या, वो मैं थोड़ा आज आपको समझाऊंगा, तो मुझे लगता है आज उतना ही समय है, और देखता हूं कि इसको हम आगे डेरिवेशन तक जा सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाई जा रही है, पर इस पर ध्यान दीजिए, फिर इक्वेशन राइट साइड में लिखिए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइसोथर्म्स ड्रॉ किए गए। आइसोथर्म का मतलब क्या हो गया कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच खींचा गया वो कर्व जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया। कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो मतलब समान, थर्म थर्मल प्रॉपर्टी, यानी कि टेम्परेचर इक्वल है, ठीक। तो सबसे पहले मैं सबसे ऊपर वाली कर्व को दिखाना चाहता हूँ, सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये इसका ये एक क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा इसका शेप लग रहा है देखने में, एग्जैक्टली होता नहीं लेकिन ऐसा ही देखने में लग रहा है। तो ये क्या किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। ये कर्व ये तो दिखा रहा है कि अगर आप बाएं से दाएं की तरफ जाएं तो देखिए वॉल्यूम तो बढ़ रहा है पर प्रेशर जो रिड्यूस हो रहा है। सो कोई भी गैस ऐसा ही बिहेव करती है और ऐसा ही उसका आइसोथर्म ड्रॉ होता है।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 मिनट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अगर ड्रॉ है तो। लेकिन अब सबसे ऊपर की बजाय सबसे नीचे वाला कर्व जरा एक बार कंसीडर करिए, ठीक है, और जिधर से मैं दिखा रहा हूं उधर से कंसीडर करिए। आप सोचिए कि एक सिलेंडर है, उस पर एक पिस्टन लगा हुआ है और उस पिस्टन को हम प्रेस कर रहे हैं, उसको हम दबा रहे हैं, तो क्या होगा, ए से बी वॉल्यूम रिड्यूस होगा और प्रेशर, अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन ए से बी तक जाते जाते उसके अंदर जो गैस भरी हुई है सिलेंडर के अंदर वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। सो ए से बी क्या है, कौन सा हिस्सा है कर्व का, जबकि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो गैसियस फॉर्म में है। बी के बाद भी अगर आप पिस्टन को दबाएं, ठीक है, और ये काफी लो टेम्परेचर पे हो रहा है, ध्यान रखिए कर्व जितना नीचे आप कंसीडर करेंगे इसका मतलब है कि टेम्परेचर इसका और कम कम होता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला ही कर्व है, इसका मतलब इसका लोएस्ट टेम्परेचर। तो अगर आप फर्दर फिर भी कंप्रेस अगर करते हैं तो गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। सो बी इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लिक्विफेक्शन स्टार्ट्स, यहाँ से लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बी पर अभी 100% गैस है। बी से सी की तरफ जब आप अप्रोच करेंगे, मान लीजिए थोड़ा सा आप गए, यहाँ तक आए, यहाँ पर मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो तो हो सकता है कि 10% गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई हो, यानी कि अभी 10% लिक्विड 90% गैस, थोड़ा और बढ़े 20% लिक्विड 80% गैस, थोड़ा और बढ़े यहाँ पे बीच में आके यानी 50% लिक्विड 50% गैस, और आगे बढ़े आप तो 70% लिक्विड 30% गैस, है ना, यहाँ पर पहुंच गए आप 90% लिक्विड 10% गैस। पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, पॉइंट सी पर 100% लिक्विड, ठीक। सो बी से सी तक जाने में गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ठीक। और इसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ टू फेजेस। ये बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, आगे भी इसको डिस्कस करने वाले। को एग्जिस्टेंस ऑफ टू फेजेस, दो फेजेस का एक साथ रहना। आप देख रहे हैं कि बी से सी तक गैस भी है और लिक्विड भी है, ऑल्दो उनका प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, कभी ये 100% जाती है, कभी वो 100% जाती है, कभी बीच में रहता है, लेकिन रह दोनों रहे हैं। और इसको हम क्या कह रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर कह सकते हैं, ठीक है। पॉइंट सी तक जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम तो रिड्यूस होता है, आप देख रहे हैं वॉल्यूम रिड्यूस होता है, पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है, ठीक। वो सारा का सारा गैस लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाता है, पॉइंट सी पे पहुंच जाते हैं, और उसके बाद भी अगर आप पिस्टन को दबाने की कोशिश करते हैं कि अब और इसका हम जो है वॉल्यूम को हम रिड्यूस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देखिए कर्व सी से जो डी की तरफ जा रहा है ऑलमोस्ट प्रेशर एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन देखिए प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो खैर ये एक आइडियल कर्व ड्रा किया गया। एक्चुअली प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि कोई भी लिक्विड 100% इनकम्प्रेसिबल नहीं होती है ना, आपको पढ़ाया जाता है ना आइडियल लिक्विड, आइडियल कैसा होता है जो इनकम्प्रेसिबल हो, है ना, आपको पढ़ाया गया होगा, जब आपको विस्कोसिटी पढ़ाया गया होगा वहां पर, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, दबाया ना जा सके। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता, लिक्विड को भी थोड़ा सा अगर आप दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम कुछ कम होगा, लेकिन बहुत प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी आपको। सो ये जो सी से डी वाला पोर्शन है, इसमें फॉर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम अ लार्ज फोर्स नीडेड टू बी एक्सर्ट, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि बी से सी में देखिए कोई प्रेशर नहीं लगाया और इतना सारा वॉल्यूम चेंज हो गया। ए से बी में थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज किया आपने, पर प्रेशर भी बहुत थोड़ी सी आवश्यकता पड़ी, ठीक। अब अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर को थोड़ा राइज कर दें, तो ये कर्व ठीक इसके ऊपर वाला देखिए, अब क्या हो गया, गैसियस स्टेट में ज्यादा देर तक बना हुआ है। देखिए पहले क्या था, ए से बी में गैस, बी से सी में कोएग्जिस्टेंस, और सी से डी लिक्विड, यहाँ लिखा हुआ है लिक्विड फेज, है ना, और ए से बी गैसियस फेज मेंशन देखिए बॉटम में। अब अगर इस कर्व को देखें यहाँ पर, इसके ऊपर वाले कर्व को, तो अगर आप देखिए तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने पे क्या हुआ, गैसियस पोर्शन बढ़ गया, ठीक है, कोएग्जिस्टेंस वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा घट गया, ठीक है, और लिक्विड का पोर्शन तो खैर बिल्कुल वर्टिकली आपको दिख ही रहा है। और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें, तीसरा कर्व देखिए, तो गैसियस जो फेज है या वेपर फेज है और ज्यादा बढ़ गया, कोएग्जिस्टेंस वाला काफी घट गया, एंड देन लिक्विड स्टेट, ठीक। फिर आप एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचेंगे जिसपे गैसियस जो फेज होगा वो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता।
और एक पॉइंट पे पहुंचते ही आप क्या कर रहे हैं कि पिस्टन को दबाए जा रहे हैं, वॉल्यूम घटता जा रहा है, प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और एक पॉइंट पे पहुंचते ही एकाएक सारा गैस, मतलब 100% गैस कन्वर्टेड इनटू 100% लिक्विड। मतलब वो कोएग्जिस्टेंस वाली बात ही आई नहीं, नंबर ही नहीं आया उसका कि वो 100 से पहले 90 होता, 90 से 80 होता, कुछ ऐसा होता, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 100% गैस कन्वर्टेड इनटू 100% लिक्विड, और फिर कर्व देखिए ऊपर चला। ये जो कर्व है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं आगे फिर से इसको पढ़ाऊंगा, तो खैर पढ़ा ही रहा हूं, बता ही रहा हूं। और इसको कहते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म। जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक। और इस पॉइंट पे जहां पर 100% गैस कन्वर्टेड टू 100% लिक्विड, उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रा कर दूं जो एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करे, और करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसको कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। अगर इसी पॉइंट से एक मैं हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा करूं जो कि प्रेशर एक्सिस को यहाँ पे कट करे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। तो देखिए 3 नाम लिए मैंने, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। इन तीनों को मिला के कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स। आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको जो है फर्स्ट यूनिट में इसको पढ़ना है, आल्दो मैंने पढ़ा आपको यही दिया। इन तीनों को मिला के कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। और ये जो आइसोथर्म ड्रा है इसको कहते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। इसके ऊपर का जो कर्व अगर होगा कोई, जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, अगर उनका वॉल्यूम अगर आप रिड्यूस करें, कंप्रेस करें, पिस्टन को दबाएं, तो क्या वो लिक्विड कन्वर्ट होगा? नहीं। अब गैस गैस ही रहेगा, चाहे आप कितना भी इसको आप कंप्रेस करने की कोशिश करें, ठीक। तो क्रिटिकल आइसोथर्म कौन हुआ? तो क्रिटिकल आइसोथर्म वो हुआ जिसके बिलो टेम्परेचर पे गैस कोएग्जिस्ट कर सकती मींस कि एक कुछ समय में, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर की कोई वैल्यू के लिए लिक्विड और गैस, यहां पर क्या कह रहे हैं, वाटर एंड वेपर, दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है, ठीक। तो आई होप कि ये आइडिया आपको समझ में आया होगा, ठीक। इस पर एक आधारित एक इक्वेशन इसके इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ऊपर देखिए लिखा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव है del P upon del T for constant saturation is equal to L upon T, V for vapor, volume for vapor and volume for liquid, ठीक। L आप जानते हैं लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट वेपर के लिए अलग, वेपराइजेशन के लिए अलग होता है, और बॉइलिंग के लिए अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बताता है? ठीक है, ये बताता है द रेट एट विच वेपर प्रेशर मस्ट चेंज विथ टेम्परेचर फॉर टू फेजेस टू कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। हमने बताया ना कि क्रिटिकल आइसोथर्म के अंदर टू फेजेस एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि किस रेट से, यानी कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएं। आप जानते हैं, आपको इतना तो याद ही होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, है ना, दोनों की वैल्यू कोई सेम नहीं होती, और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे लेटेंट हीट अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे कि कितना टेम्परेचर चेंज करें तो लेटेंट हीट बदल जाएगा? क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, द रेट एट विच वेपर प्रेशर मस्ट चेंज विथ टेम्परेचर, यानी कि आरएचएस की बात हो रही है, फॉर टू फेजेस टू कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, सो दिस वाज क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, और इसका इस्तेमाल हम करेंगे आगे। एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जो आपको मैंने पीछे फिगर दिखाई थी, इन्हीं में से कोई दो आप सोच लीजिए कि ये वाला और ये वाला, ये दो, सेकंड एंड थर्ड, नीचे से सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इन दो को हमने यहाँ पर केवल ड्रॉ किया है, तो आप पहचान ही गए होंगे। ये जो एक डॉटेड लाइन दिख रही है, इसके बाहर ये क्या है? ये वेपर फेज है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ये जो वर्टिकली लाइन ऊपर जा रही है, ऑलमोस्ट वर्टिकली, ये क्या है? लिक्विड है। देखिए ऑलमोस्ट क्यों कर दिया गया? क्योंकि दिखाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं, वॉल्यूम एकदम बदलाव नहीं है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होता है, पर काफी प्रेशर लगाना पड़ेगा। वो तो आइडियल फिगर थी, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल फिगर बनाई गई है कि नहीं, एकदम वर्टिकल नहीं होता, थोड़ा सा स्लांट, थोड़ा सा झुकाव होगा, ठीक है। सो ये लिक्विड फेज हो गया, और ये बीच में दो वर्टिकल लाइन, ये क्या है? कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू फेजेस, ठीक। सो ये जो कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू फेजेस के लिए दो कर्व आपने ड्रॉ किए, इसको कैनॉट इंजन की मदद से, कैनॉट इंजन की जो कॉन्सेप्ट है
इसके एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग इन टू फेजेस। टू फेजेस का मतलब समझिए लिक्विड एंड वेपर, ऑपरेटिंग इन टू फेजेस रीजन ऑफ द वाटर वेपर रीजन। वाटर मतलब एक तो वाटर होगा लिक्विड में और स्टीम एज अ वेपर रीजन, ठीक है। और दो टेम्परेचर जो ले रहे हैं वो क्या है, वो दे आर क्लोज टुगेदर। एक टेम्परेचर है T और दूसरा टेम्परेचर क्या है, बहुत ही पास, T प्लस dt, ठीक है। तो इसमें आप जरा पहचान लीजिए, ए बी क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, है ना। CD भी एडियाबेटिक ही प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल तो खैर होगा ही क्योंकि ये बात हो रही है कार्नोट इंजन की। BC क्या होगा, आइसोथर्मल तो होगा ही, साथ में साथ आइसोबारिक भी होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कोएक्सिस्टेंस के दौरान प्रेशर में चेंज नहीं होता। तो आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबारिक, छोटे छोटे पॉइंट जरूर ध्यान रखा कीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही घुमाया जाता है। एडी सॉरी एडी नहीं बोलना चाहिए, DA बोलना चाहिए। DA क्या होगा, ये भी आइसोथर्मल एज वेल एज आइसोबारिक हो गया। तो ये चार प्रोसेसेस मिलकर AB, BC, CD, TA, ये चार प्रोसेस मिलकर कार्नोट साइकिल फॉर्म करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, सारा डिस्कशन में एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, पर वाई एक्सिस पे प्रेशर है, पर एक्स एक्सिस पर मोलर वॉल्यूम स्मॉल v दिया हुआ है। यानी कि हम ग्राम या किलोग्राम नहीं यूज करने जा रहे हैं, हम मोल की बात करेंगे, इतने मोल गैस, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या है, अ PV डायग्राम शोइंग अ कार्नोट साइकिल इन द लिक्विड वेपर रीजन, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन ही समाप्त करता हूँ। कल हम क्लैपलेस-क्लैपेरॉन इक्वेशन और इससे जुड़े हुए दो कॉन्सेप्ट कल डिस्कस करें।